So, in the last lecture, we have completed chapter number 1, which is theory-based chapter and of BPA accounts. So today we'll be starting with second chapter of accounts theory. Basically, this series is of theory of accounts BPA. Okay. So we have completed chapter 1 in it, and today we'll be doing chapter number 2, which is financial statement analysis. So this chapter is basically about comparative statements, common size, trend analysis, and EVA. So the basically here we will see कि जो financial analysis होते हैं वो क्या होते हैं, उनका basically meaning क्या होता है, concept क्या होता है. आफ्टर दैट हम उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस भी देखेंगे. फिर कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं फाइनेंशियल एनालिसिस को देखने में, हम वो भी देखेंगे. आफ्टर दैट वील सी द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कितने तरीके के एनालिसिस हो सकते हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, प्रोसीजर क्या होता है इसका, इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी होती हैं. आफ्टर दैट हम देखेंगे कि कंपैरेटिव ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने रेशियो एनालिसिस भी पढ़ा हुआ है अपने +2 में. सो वो सारी चीजें आ जाती हैं. फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी कि EVA देखेंगे. देन विल सी लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. सो बेसिकली वील बी स्टडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस इन दिस होल चैप्टर. ठीक है. तो फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एनालिसिस होता क्या है बेसिकली. ठीक है. सो हम पहले वो देखेंगे. ओके. सो बेसिकली before starting it, we need to see that what is financial analysis, right? So financial analysis means studying the financial statements. Financial analysis, पहले हम देखेंगे एनालिसिस का मतलब क्या होता है. एनालिसिस means to study about something, right? Now financial analysis, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होगा फिर. फाइनेंस, financial means finance, or we can say money. So we can say that analyzing or studying about money in a company is known as financial analysis. किसी भी कंपनी में जब हम पैसों के बारे में समझते हैं कि हमारा जो फाइनेंस है, हमारा जो पैसा है वो कैसे यूज हो रहा है, कहाँ पे लग रहा है, या कुछ भी पैसे के बारे में, तो हम उसको बोलेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस. अब एक कंपनी में ये फाइनेंस यानी कि ये पैसा कहाँ पे शो किया जाता है. पहली चीज ये शो किया जाता है बैलेंस शीट में, और दूसरी चीज ये शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. फाइनेंस मींस पैसा. पैसा या तो बैलेंस शीट में हमने पढ़ा है, लिखा होता है जहाँ पे एसेट, लायबिलिटीज और मनी का कॉलम होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया गया होता है. सो फाइनेंशियल एनालिसिस इसमें रिकॉर्ड होते हैं. ये था बेसिक मीनिंग फाइनेंशियल एनालिसिस का, राइट. अब इसमें हमें समझ में क्या आता है, इसे हमें समझ में आता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस अपने बिल्स पे कर पा रहा है या नहीं, बिजनेस जो अपने पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पा रहा है या नहीं. ये सारी जो चीजें होती है हमें फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू पता चलती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्लोथिंग बिजनेस, राइट. एंड इसमें जो मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ या मैं PNL बनाती हूँ, ठीक है, तो उससे मेरा पता चलता है कि क्या मेरे पास और कपड़ा खरीदने के पैसे हैं, क्या मैं इस बिजनेस को एक्सपैंड करके इसमें शूज ऐड ऑन कर सकती हूँ, क्या मैं इसको और अच्छे तरीके से चला सकती हूँ बिजनेस को, क्या मेरा बिजनेस जो है वो खुद लाइक हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है कि हम उस प्रॉफिट से ये सामान सारा रॉ मटेरियल ले पाए. सो इफ दिस ऑल वी कैन like discuss after studying the financial analysis. So this is the basic meaning of financial analysis. Now let's start with the introduction first. Financial statements are prepared primarily for decision making. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होगा बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज
दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जब भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करते हैं हमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही पता चलता है। सो जब भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। वो बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आर प्रिपेयर्ड प्राइमरली फॉर डिसीजन मेकिंग। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि जो बैलेंस शीट और जो पीएनएल है वो बनाया क्यों जाता है अपनी फाइनेंशियल अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। दे प्ले अ डोमिनेंट रोल इन सेटिंग अप द फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस। इससे ही आगे पैसे दे के ही हम आगे मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हैं। बट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज not an end in itself and is no meaningful conclusions can be drawn from the statements alone. अगर हम सामने किसी भी लेमैन के सामने एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखते हैं तो वो कभी नहीं बता पाएगा कि हमारे बिजनेस में क्या, वो ये जरूर बता पाएगा कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बट ये कभी नहीं बता पाएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हमें उसको ठीक करना चाहिए या हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन इसमें से नहीं निकल सकता। So, however, the information provided in the financial statements is of immense use in making the decisions through analysis and interpretation of financial statements. अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी यानी कि हमारा बैलेंस शीट एंड हमारा पी&एल अकाउंट, इससे देके हम कभी भी डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। हम ले पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के साथ डिसीजंस ले पाएंगे, हम डिसीजन इसके साथ ले पाएंगे। ठीक है, तो हमें किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम एनालिसिस करते हैं तब वो बन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फिर हम डिसीजंस अच्छे से गुड डिसीजंस हम अपनी कंपनी के लिए ले पाते हैं। राइट, सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस है is the process of identifying the financial strengths and the weakness of the firm by properly establishing relationship between the items of the balance sheet and profit and loss account। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये बताने के लिए कि जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स हैं एंड जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे हम उनका फायदा उठा सकते हैं एंड क्या रिलेशनशिप है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। There are various methods and techniques for analyzing the financial statements, such as comparative statements, trend analysis, common size statements, etc. Schedule of the changes in the working capital, funds flow, cash flow analysis, cost, volume, profit and loss, and ratio analysis. ये कुछ methods होते हैं। For example, हमें suppose balance sheet और हमने P&L को एनालाइज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, पहला क्या हम काम क्या करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के साथ। यानी कि हम जो अक्रॉस द ईयर्स डाटा है 2020 से लेके 2025 तक अगर हमने देखना है तो हम हर साल का डाटा कंपेयर करेंगे ईयर बाय ईयर। फिर आ जाता है ट्रेंड एनालिसिस यानी कि सीइंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ डिक्लाइन, यानी कि क्या हमारे बिजनेस में ग्रो हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है या नीचे जा रहा है हमारा बिजनेस। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स शोइंग आइटम्स एज परसेंट ऑफ टोटल, कितनी परसेंट हमारे पास आइटम्स है उसका सारी चीजें दिखाना। ये सारी चीजें की हेल्प से हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस कर पाएंगे। राइट, so the basic meaning of financial statement analysis is simply the process of checking and studying financial statements to understand the company's strength, weakness and financial position। अब मैंने ये जो जो मीनिंग है या कि हम कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन है मैंने बहुत एक इसको इजी लैंग्वेज में लिखा है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट राइट इन योर नोटबुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई एम रिपीटिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड स्टडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है हमने ऊपर ही पढ़ा, ये एक सिंपली प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? चेक करने का, चेकिंग एंड स्टडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसके लिए? टू अंडरस्टैंड हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
दिस इज द सिंपल एंड सॉर्टेड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर आपको लिखना हो तो आप कभी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन लिंकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर रिपोर्ट्स। यानी कि क्या करता है, ये लिंक करता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस अदर्स फॉर क्लियर पिक्चर, टू गिव अ क्लियर पिक्चर। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना। अगेन आई एम रिपीटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम चेक करते हैं, स्टडी करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी कि बैलेंस शीट एंड पीएनएल को, जिसमें से हमें अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड पोजीशन का पता चलता है। एंड सेकेंडली वो काम करते हैं लिंक करने का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन अदर इंफॉर्मेशन को, सो दैट हमें एक क्लियर पिक्चर मिल सके अपने बिजनेस की। सो दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, सो नेक्स्ट इज द पर्पस। अब इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस, अब इसका पर्पस क्या है? पहली चीज, इसका गोल ये है टू डायग्नोज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। यानी कि हम अपने कंपनी की जो जो फाइनेंशियल हेल्थ है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी हम कह सकते हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस हम कह सकते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा है कितना नहीं है, जो भी ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास रखना, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। उसको समझना। डायग्नोज मीन्स हम कहते हैं ना, हमारी प्रॉब्लम को डायग्नोज करो, हम डॉक्टर के पास जाके कहते हैं। डायग्नोज मीन्स टू चेक, टू कीप अ चेक और टू चेक द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि हमारे बैलेंस शीट या हमारे जो पीएनएल है उसमें क्या सारी चीजें बताई गई हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उसको चेक करना। इट्स लाइक डॉक्टर्स चेकिंग अ पेशेंट्स हेल्थ, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसी सारी चीजें जो एक डॉक्टर चेक करता है, वैसे सिमिलरली और जब उसको ट्रीटमेंट देता है यानी कि डायग्नोस करता है। सिमिलरली जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो क्या करता है, वो अपनी कंपनी को देखता है, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी स्ट्रांग है या वीक है। जब हमें ये चीजें पता चल जाती हैं फिर हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने में ये हमें हेल्प करता है। ये हमें किस किस चीज में हेल्प करता है? प्रॉफिटेबिलिटी देखने में, फाइनेंशियल साउंडनेस देखने में, फोरकास्ट फ्यूचर करने में, फ्यूचर को फोरकास्ट करने में, एंड डिसाइड करने में कि वेदर द कंपनी कैन इन गिव इंटरेस्ट, कैन पे डेट्स यानी कि अपने उधार, एंड डिविडेंड्स। ओके, आई डोंट थिंक इट्स विजिबल बट स्टिल आई स्पीक इट अगेन एंड आप अपना नोट कर लेना। तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, वो हमें कैसे हेल्प करती है? पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, यानी कि हमारा प्रॉफिट बताने के लिए कि बैलेंस शीट जब हम बेसिकली व्हेन आई से कि फाइनेंशियल एनालिसिस, व्हेन आई से फाइनेंशियल एनालिसिस इट मींस टू चेक बैलेंस शीट एंड पीएनएल। Financial analysis means to check, this is very important. Financial analysis means to check balance sheet and profit and loss. अब जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे उससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, उससे हमें फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में पता चलेगा, हमारे पास कितने पैसे कितने हैं नहीं है, हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर पाएंगे, हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हम इंटरेस्ट दे सकते हैं, डेट्स पे कर सकते हैं, डिविडेंड्स दे सकते हैं। सो ये सारी चीजें हेल्प करता है हमें फाइनेंशियल एनालिसिस। Fine. So the next topic is analysis versus interpretation. अब एनालिसिस क्या होती है एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है? अब कई लोग समझते हैं कि इन दोनों का सेम मतलब है, बट एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन डाटा इनटू सिंपल पार्ट्स। एनालिसिस मीन्स, फॉर एग्जांपल ये हमें डाटा दिया है, इसको सिंपल सिंपल पार्ट्स में ब्रेक करना, दैट इज एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना,
what those numbers means and what they tell us about the company situation. बहुत बेसिक डिफरेंस है एंड बहुत हम इसको कह सकते हैं कि इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है समझने वाला. जो एनालिसिस करना है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स सी इट विद एन एग्जाम्पल. जस्ट अ सेकेंड. Okay. For example, हम इसमें देखते हैं कि हमारा सपोज हमारा जो टोटल सेल है, हम ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं. फाइन. हमारा जो टोटल सेल है वो हमारा हुआ है 1 2 3 4 5 lakhs का. ठीक है, दिस इज सेल. हमारा जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 50,000 का. ठीक है. अगर हम अपने इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट वुड बी 50,000 डिवाइड बाय 5 lakhs into 100. दैट कम्स आउट टू बी 10%. ठीक है. ये हो गया जी ब्रेकडाउन. ये था हमारा सेल्स, ये था प्रॉफिट, और हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो है 10%. दिस इज कॉल्ड एनालिसिस. ठीक है जी. अब ये एनालिसिस है तो इंटरप्रिटेशन क्या है? अब अगर हमने देखना हो इंटरप्रिटेशन, ठीक है. अब जब हम किसी को पूछते हैं कि ये 10% क्या है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता रही हूं कि मेरी कंपनी 10% प्रॉफिट अर्न करती है ऑन एवरी 100 रुपीज सेल, this is a good sign. The business is profitable. The last year the ratio was 8%, but now the company has improved to 10%. This is interpretation. यानी कि क्या हमें पता चलता है, बेसिकली पता चलता है. एनालिसिस हमने कर लिया कि इतना हमारा सेल था, इतना प्रॉफिट था, इतना हमारा नेट हुआ. इंटरप्रिटेशन, उससे क्या पता चला कि क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, पिछले साल से हमने कितना ग्रो किया है, कितना नहीं किया है, इन फ्यूचर हम कितना कर सकते हैं. ये सारी चीजें होती है इंटरप्रिटेशन. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. So right now we have completed about the introduction, about the definition, meaning, the purpose and the difference between analysis and interpretation. अब हम करेंगे objectives and importance of financial statement analysis. The primary objective of financial statement analysis is to understand and diagnose the information contained in the financial statement with a view to judge the profitability and the financial soundness of the firm and to make the forecast about the future prospects of the firm. The purpose of analysis depends upon the person interested in such analysis and his object. Okay. तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए. FSA हम इसको बोलेंगे. FSA के लिए हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है. पहला है टू अंडरस्टैंड एंड जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी. पहला इसमें क्या है? टू जज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म. यानी कि हमारी बिजनेस की हेल्थ कैसी है, यानी कि हमारा जो बिजनेस है उसमें जो फाइनेंशियल हेल्थ है, यानी कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हम फायदे में हैं, नुकसान में है, हमारे पास कितने पैसे बचे हैं, हम कितना अपना उधार पे कर सकते हैं, हम कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं. ये सारी जो चीजें ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही पता चलती है. सेकेंड वन इज कि हमें ये पता चलता है कि जो हमारा वी कैन से कि जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है. ठीक है.
नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये फोरकास्ट करता है फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी, यानी कि अगर आज हमारे पास पैसा है तो हम इन फ्यूचर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पाएंगे। तो ये हमारी फ्यूचर के जो फोरकास्ट है वो भी करने में हेल्प करता है। हमें सब कुछ अपने बैलेंस शीट और P&L के को देखने के बाद ही पता चलता है। सो ये है एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? To judge the profitability and financial soundness of the firm, and second one is to make forecast about the future prospects of the firm। यानी कि हम अपने फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस होगी। प्रोस्पेक्ट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है however the following purposes or objectives of financial statement analysis may be stated। ओके, ये कुछ ऑब्जेक्टिव एंड पर्पसेस हैं। फाइन। पहला है टू एक्सेस द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, यानी कि हाउ मच प्रॉफिट इट कैन मेक। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये हम सारी चीजें, यहाँ पे मैं इनके ना शॉर्ट आपको वो लिख देती हूँ। ठीक है, सो वील राइट देयर हाउ मच प्रॉफिट इट कैन मेक, यानी कि कितना प्रॉफिट बन सकता है, ये बताता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, टू एक्सेस द अर्निंग कैपेसिटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म मीन्स हाउ मच प्रॉफिट इट कैन मेक, कितना हमारा बिजनेस प्रॉफिट बना सकता है। नेक्स्ट इज टू एक्सेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। इसका क्या मतलब होता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? हाउ वेल इट यूजेस द रिसोर्सेज। ये है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके हम नीचे लिखेंगे हाउ वेल इट यूजेस रिसोर्सेज। ये हो जाता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है जी। अब हम अगला देखते हैं। अगला वर्ड है मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। ये क्या है? मैनेजरियल इफेक्टिवनेस मींस हाउ मैनेजर्स रन द कंपनी, यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो हमारी कंपनी को कैसे रन करते हैं। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ठीक है जी। ओके फाइन। तो अब ये दो पॉइंट्स का क्या मतलब है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कि हाउ वेल इट यूजेस रिसोर्सेज, एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस हाउ द मैनेजर्स रन द बिजनेस। अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चलता है, पहली चीज कि कितना हमारा बिजनेस प्रॉफिट बना सकता है, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। दूसरी चीज कितने अच्छे से हमारा बिजनेस रिसोर्सेज को यूज करता है, एंड तीसरी चीज कि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो अपनी कंपनी को कैसे चलाते हैं। सो ये है मेन पर्पसेस ऑफ द और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम आगे देखते हैं। नाउ आई जैसे मैंने आपको ये ब्लू कलर में लिखवाया ना, ये मैं आपको इन सब के बारे में भी लिख के बता देती हूँ एक बारी। Third one is to assess the short-term as well as long-term solvency position of the firm। अब हमारा टॉपिक चल रहा है बैलेंस शीट एंड P&L को हमने क्यों एनालाइज करना है। तो वो बोल रहे हैं कि कंपनी अपने डेट्स पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती, हमने ये देखने के लिए बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म भी वहीं पे सब कुछ मेंशन होता है, लॉन्ग टर्म वहीं पे मेंशन होता है। सॉल्वेंसी मींस कितने हमारे पास पैसे हैं, राइट। तो कंपनी अपना उधार पे कर सकती है या नहीं। नेक्स्ट वन इज टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी इन द फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों हमारी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो रही है, क्यों हमारा प्रॉफिट चेंज हो रहा है साल बर साल, क्यों हमारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके रीजंस भी हमें वहीं से पता चलते हैं। टू मेक इंटर फर्म कंपैरिजन, हम या तो लाइक अपने प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं या हम अदर कंपनीज के साथ कंपैरिजन करते हैं। टू मेक कंपैरिजन्स, टू मेक फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म, यानी कि फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी रहेगी हमारे बिजनेस की, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं थ्रू
forecast, or we can say through analysis. The access the progress of the firm over a period of time. कितना हमारे कंपनी ने प्रोग्रेस लिया ये भी हमें बैलेंस शीट और पीएनएल को एनालाइज करके ही पता चलता है. डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये एनालिसिस. एंड इसमें हम गाइड करते हैं मैनेजमेंट को, यानी कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमें ये बताता है कि हमने कितना डिविडेंड देना है या कैसे भी जो भी हमें मैनेजमेंट करना है वो कैसे करना है. द लास्ट वन इज कि ये बताता है कि क्रेडिट या लोन्स हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, हम ले सकते हैं या नहीं, बाय शोइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से हमें ये पता चलता है. सो दीज ऑल आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स कि हमें क्यों अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो करना चाहिए. फर्स्ट वन इज ये देखने के लिए कि हमारे पास कितना प्रॉफिट हम बना सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर रहे हैं या नहीं, हमारे जो मैनेजर्स हैं वो कंपनी अच्छे से रन कर रहे हैं या नहीं, हमारा कंपनी डेट पे कर सकते हैं नहीं, क्यों हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, कंपैरिजन करना, फ्यूचर प्रोडिक्ट करना, कितना प्रोग्रेस हुआ है कितना नहीं, हमारे डिसीजंस लेना, मैनेजमेंट करना, एंड हम ये देखना कि हम लोन्स ले सकते हैं या नहीं. सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. आगे आ जाते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है इसमें. फर्स्ट वन इज इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स. ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, ये देखने के लिए कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में तो क्या ये सेफ एंड प्रॉफिटेबल होगा या नहीं. टू इन्वेस्ट एंड टू सी इफ इट्स सेफ एंड प्रॉफिटेबल. यानी कि अगर हमारी जो बैलेंस शीट एंड जो हमारा पीएनएल है वो हमारे इन्वेस्टर्स देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि क्या हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, या वो ये देखने के लिए करते हैं कि क्या ये कंपनी सेफ है एंड प्रॉफिटेबल है या नहीं. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्यों देखता है, क्यों स्टेटमेंट बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करता है. टू इम्प्रूव ऑपरेशंस, यानी कि अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए. क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स क्यों देखते हैं, टू चेक इफ द कंपनी कैन पे बैक देम. कंपनी कैन पे डेट्स, यानी कि जो भी उसने उधार लिया वो दे सकता है या नहीं दे सकता. बैंकर्स क्यों देखते हैं, क्योंकि दे हैव टू गिव लोन्स. वो तभी लोन देंगे अगर हमारा बैलेंस शीट या हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो हमारे फेवर में होगा. एम्प्लॉयज क्यों देखते हैं, क्या उनके पास जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, क्या कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है कि वो उनको उनकी सैलरी दे सकती है या नहीं, या क्या इन फ्यूचर अगर वो जॉब करेंगे तो उनके लिए फायदेमंद होगा या नहीं. गवर्नमेंट किस लिए देती है, फॉर टैक्सेशन, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस लेनी होती है. ठीक है, तो गवर्नमेंट इसलिए उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देखती है. नेक्स्ट वन इज ट्रेड एसोसिएशंस. To compare the performance in industry. Compare performance in industry. ठीक है जी. नेक्स्ट वन है स्टॉक एक्सचेंज. यानी कि ट्रेड एसोसिएशंस क्यों करती है कि कोई भी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या जितनी भी कंपनीज हैं उनमें कंपेयर करने के लिए. नेक्स्ट वन है स्टॉक एंड एक्सचेंज. To protect investors and ensure transparency. Ensure transparency. क्योंकि एक कंपनी में और उसके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं या कुछ भी वो करते हैं तो उनमें एक ट्रांसपेरेंट रिलेशन जरूर होना चाहिए ताकि उनको ट्रस्ट बना रहे. बेसिकली ट्रस्ट. इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्चर्स क्यों करते हैं, स्टडी द कंपनी. इनको कंपनी के ट्रेंड्स को स्टडी करना है. स्टडी कंपनी ट्रेंड्स. टैक्सेशन अथॉरिटीज, टू एक्सेस करेक्ट टैक्स पेमेंट्स. अगर बैलेंस शीट वगैरह दिख रही होगी अच्छे से तो हमें ये पता चलेगा कि कितना हमारे पास प्रॉफिट है या कितना हमारे पास लॉस है, उस अकॉर्डिंग हम टैक्स अच्छे से ले सकते हैं. तो ये सारे लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस में, यानी कि कंपनी के पैसों को देखना. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज वेरी इजी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. फाइनेंशियल एनालिसिस कितने तरीके के होते हैं. In the previous chapter, we have studied that various uses of financial statements, study them from different angles.
and different purposes. हमने ऊपर भी टॉपिक में ये देखा. However, we can classify the various types of financial analysis. अब various types of financial analysis होते हैं. पहला material used, दूसरा method of operation, ठीक है, operation followed in the analysis or the modus operandi of analysis. ठीक है, यानी कि हम कौन सा मेथड फॉलो हुआ है वो हम देखने के लिए. पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, देन द मेथड ऑफ ऑपरेशन. पहला आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल यूज्ड. अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड, फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. अब दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस. अब एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है? एक्सटर्नल मीन्स डन बाय द आउटसाइडर्स, यानी कि ये आउटसाइडर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सटर्नल, यानी कि आउटसाइडर्स ये एनालिसिस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ा क्रेडिटर्स, वो हमारी उनकी कंपनी में कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी वो एनालिसिस करते हैं. हमने ये देखा ना. लेट मी शो यू. ये देखो, हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे जो भी आउटसाइडर्स, जैसे कि हमारे हो गए ये क्रेडिटर्स हो गए हमारे आउटसाइडर्स, उसके बाद हमारे इन्वेस्टर्स सबसे पहले आउटसाइडर्स हैं, फिर जो है गवर्नमेंट आउटसाइडर है. तो ये सारे कौन है? आउटसाइडर्स हैं. और इंटरनल, इंटरनल नाम से ही समझ में आ रहे हैं इनसाइड, यानी कि जो भी इनसाइड द कंपनी है, जैसे कि मैनेजमेंट, ठीक है, और जैसे कि एम्प्लॉयज वगैरह हो गए. तो ये सारे हो जाते हैं, ये सारे कौन से हो जाते हैं? ये हो जाते हैं इंटरनल. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. तो मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइडर्स जब एनालिसिस करते हैं, और इंटरनल जब इनसाइडर्स एनालिसिस करते हैं. राइट, तो ये ना क्लासिफिकेशन हम ये देख लेते हैं. मटेरियल के बेसिस पे एक्सटर्नल, internal. On the basis of modus, horizontal, vertical. Entities, cross-sectional, time series, intraform. On the horizon, long-term analysis, short-term analysis. ये हम सारा आगे पढ़ेंगे. Okay. Let's start with this. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एनालिसिस. एक्सटर्नल एनालिसिस मैंने आपको ऊपर ही बताया, जो आउटसाइडर्स एनालिसिस करते हैं. फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, क्रेडिट एजेंसीज होगी, या जनरल पब्लिक होगी. ये सारे जो करते हैं ये आउटसाइडर्स होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल एनालिसिस डन बाय द आउटसाइडर्स. दिस इज द कीवर्ड. इंटरनल एनालिसिस वो होता है who have access to the internal accounting records, यानी कि जो इंटरनली हमारे बिजनेस में काम करते हैं. लाइक डन बाय द कंपनीज ओन मैनेजमेंट, यानी कि जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है ये सारी चीजें वो करते हैं. इसमें आ जाएगा फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं या जो हमारी जो मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव्स, एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द गवर्नमेंट एजेंसीज. तो ये सारे हो जाते हैं इंटरनल एनालिसिस में आते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉडस. अब ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ऑपरेशन. अब हम इसको ऑल्सो क्या बोल सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मेथड. मेथड के बेसिस पे या ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच वी कैन से. ओके, सो पहला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? इसमें होता है कंपेयरिंग फाइनेंशियल डाटा अक्रॉस द ईयर्स. अब हम इसमें क्या करते हैं? कंपेयर डाटा अक्रॉस ईयर्स. ये हॉरिजॉन्टल कैसे हो गया? फॉर एग्जांपल 2022, सॉरी 2020, 2021, 2022 एंड सो ऑन. तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द ईयर्स. ठीक है, अब वर्टिकल में क्या आ जाता है? वर्टिकल में शोइंग आइटम्स परसेंटेज ऑफ टोटल. ओके, इसमें हम क्या करते हैं? वर्टिकल एनालिसिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड. अब इसमें साल एक ही होता है, फॉर एग्जांपल 2024, पर इसमें जो आइटम्स होती हैं, राइट, अब जो वेरियस आइटम्स होती हैं उसमें होता है कंपैरिजन. ठीक है, अब ये इनमें कंपैरिजन होगा, साल एक ही होगा
और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में कंपैरिजन होगा, तो ये हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है जी। अब इसको हम एक बारी देख लेते हैं। ओके, so horizontal analysis refers to the comparison of the financial data of the company for several years. The figures of this type of analysis are presented horizontally over the number of columns. ये अब जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे क्या हो गए, ये कॉलम्स हो गए। ठीक है, ये कॉलम्स हो गए, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल इसलिए बोल देते हैं। The figures of the various years are compared with the standard or the base year. एक base year हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 2020 से सारे years को compare करना है। अब base year chosen in the beginning of the point, beginning में ये year choose कर देते हैं। This type of analysis is also known as dynamic analysis. इसको dynamic analysis भी बोलते हैं। फाइन, अब आगे आ जाता है वर्टिकल, इसको बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। क्योंकि in this type of analysis, figures from the financial statements of the year are compared with the base selected for the same year statement. It is also known as static analysis. Common size financial statements and the financial ratios are the two tools employed in the various analysis. अब इसमें दो कौन कौन से होते हैं, पहला तो common size financial statements number 1 and second one is financial ratios. ये जो दो टूल्स होते हैं, ये हम इनसे हम करते हैं वर्टिकल एनालिसिस, राइट? So, however, it may be used along the horizontal analysis to make it more effective and meaningful. I hope it's clear. Basic difference यही है कि जो horizontal है वो क्या करता है, वो different years में करता है, और vertical analysis एक ही year में different items में करते हैं। और जो ऊपर वाला है उसको हम डायनेमिक बोलते हैं, नीचे वाले को हम स्टैटिक बोलते हैं। ऊपर वाले में क्या करते हैं, इसमें मेक्स इट पॉसिबल फोकस ऑन द अटेंशन ऑन द आइटम्स दैट हैव चेंज सिग्निफिकेंटली। इसमें चेंजेस को देखते हैं, जो चेंजेस हुए होते हैं, राइट? और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ टूल्स यूज करते हैं जिसमें हम एनालिसिस करते हैं फ्रॉम द कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द फाइनेंशियल रेशियोज। ये आपको जस्ट एक थ्योरी के लिए एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इसका। फाइन, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व। अब इसमें एंटिटीज पहला आ जाता है क्रॉस सेक्शनल और इंटरफर्म एनालिसिस, और दूसरा आ जाता है टाइम सीरीज और इंट्राफर्म एनालिसिस। ओके, अब इंटरफर्म और इंट्राफर्म। इंटरफर्म मीन्स हम कहते हैं ना, जब हम किसी भी कंपटीशन की बात करते हैं, अगर हम स्कूल में हाउसेस होते हैं डिफरेंट है ना, तो हम बोलते थे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन है। इंटर हाउस मीन्स एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना, एनालिसिस करना, राइट? कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा ऑफ अ फर्म विद अदर फर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देती हूँ। फाइन, ये हम इसको हाईलाइट कर देंगे। डाटा ऑफ अ फर्म विद अदर फर्म्स, यानी कि कॉम्पिटिटर्स के साथ हम इसको कंपैरिजन करते हैं। और इंटरफर्म, इंट्राफर्म ये था इंटरफर्म विद डिफरेंट कंपनीज, और इंटरफर्म मीन्स अपनी ही कंपनी में, ये एक ही कंपनी है और इसमें ही हम डिफरेंट ईयर्स में जब हम कंपैरिजन करते हैं, दैट इज नोन एज इंट्राफर्म। सेम फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, सेम फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। इंटरफर्म, इंटर मीन्स 2024 में, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इंटरफर्म में 2024 में कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में कंपैरिजन हो रहा था, और इंट्राफर्म में ये क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, और इंट्राफर्म में क्या हो रहा है, इंट्राफर्म में इंट्राफर्म में 2024 2025 एक ही कंपनी में कंपैरिजन हो रहा है 2 इयर्स में। दिस इज इंट्राफर्म एंड दिस इज इंटरफर्म। जस्ट अ सेकेंड। So the next one is on the basis of time horizon or objective of analysis. Up time, either it's short term
और इट्स लॉन्ग टर्म। टाइम को हम ऐसे ही यूजुअली देखते हैं। अब शॉर्ट टर्म एनालिसिस में क्या होगा? शॉर्ट टर्म में होगा मेजर द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, यानी कि इसमें डे टू डे डिसीजंस, डे टू डे, यानी कि हमारा वर्किंग कैपिटल कितना है, हमारा कैश फ्लो कितना है, जो भी चीजें हम कैश में, जब लिक्विडिटी की बात आती है तब हम कैश में देखते हैं, यानी कि हमारे पास शॉर्ट टर्म में कितना कैश है या कितना कैश नहीं है, ये हम देखते हैं शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में हम क्या देखते हैं? लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं फ्यूचर प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक फ्यूचर प्लानिंग। क्या देखते हैं हम? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और इसमें हम देखते हैं फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है, इसमें हम फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं, हम कैश फ्लो देखते हैं, फाइन। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ओके। सो शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं डे टू डे, जिसमें कैश आ जाते हैं, यानी कि कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल। और लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जिसमें कि फ्यूचर ग्रोथ एंड कैश फ्लो आ जाता है, हम ये सब देखते हैं। तो ये था हमारा क्या उसको बोलते हैं, जो हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। पहले हमने देखा मटेरियल यूज के बेसिस में, जिसमें हमने एक्सटर्नल और इंटरनल देखा, यानी कि आउटसाइडर्स कैसे एनालिसिस करते हैं और इनसाइडर्स कैसे एनालिसिस करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में हमने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल 2025, 2026, 2027, और ये ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। और वर्टिकल यानी कि सेम ही ईयर में हम डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में देखते हैं। इंटर फर्म में हमने देखा कि एक फर्म दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन हो रहा है, और इंट्रा फर्म यानी कि 2024 में एक ही फर्म अपने से इसमें हम देखते हैं कि जो एक ही फर्म है वो अपने में कंपैरिजन कर रही है 2024 में, यानी कि एक ही ईयर में। इंट्रा फर्म यानी कि 2 सालों में कंपैरिजन हो रहा है एक ही कंपनी का, और इंटर फर्म इसमें साल एक ही होता है पर कंपैरिजन 2 कंपनीज का होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एनालिसिस, शॉर्ट टर्म में हम कैश देखते हैं और लॉन्ग टर्म में हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देखते हैं। I hope these types types are clear to you of financial analysis, कि हम एनालिसिस कैसे कैसे तरीके से करते हैं। So we are done with this topic. The next topic comes is traditional versus modern approach of financial statement analysis. यानी कि हमारे पास वो बोलते हैं कि हमारे पास अप्रोचेज होती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक मॉडर्न अप्रोच होती है। हम इसको अब देखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी है और मॉडर्न अप्रोच में क्या है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद इट, ओके। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, जो ओके पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ट्रेस्ड बैक टू द बिगिनिंग ऑफ 20th century. The analysis of financial statement was first started in the Western countries by financial institutions for the purpose of credit analysis. ये शुरू हुआ था क्रेडिट एनालिसिस को देखने के लिए। In the early years, the analysis included only 2 basic financial statements, income statement और profit and loss account. पहले तो सिर्फ 2 ही होती थी, इनकम स्टेटमेंट और P&L अकाउंट, एंड द पोजीशन स्टेटमेंट कॉल्ड द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट होती थी। बट जब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ गए, जब हमने पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो यही होती थी, अब जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ गए तो एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, तो बहुत ज्यादा टेक्निक्स फिर बाद में स्टार्ट होगी, जैसे कि फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, वेरियस डिसीजन मॉडल्स वर इन्वेंटेड, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बाद में इन्वेंट हो गई। अब 2 अप्रोचेस कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल वन एंड द सेकेंड वन इज द मॉडर्न वन। द ट्रेडिशनल अप्रोच रेफर्स टू द ओल्ड और वेल एस्टैब्लिश्ड अप्रोच। ये जो लिमिटेशन थी ना, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी ना, ये बहुत ज्यादा ओल्ड थी और ये बहुत ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड थी, राइट, which includes profit and loss account and balance sheet. इसमें 2 ही अकाउंट्स होते थे, पहला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकेंड वन वाज द बैलेंस शीट। बट जो मॉडर्न अप्रोच है
जो हमारी जो अभी वाली अप्रोच है जिसमें बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, रेफर्स टू द यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड न्यू डेवलपमेंट। ये क्या था? इसमें था ओल्ड एंड वेल एस्टैब्लिश था। ट्रेडिशनल अप्रोच वाज ओल्ड और वेल एस्टैब्लिश्ड, बट अब जो न्यू वन है उसमें क्या है? न्यू टेक्निक्स एंड न्यू डेवलपमेंट्स। फाइन। और इसमें टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं? सच एज डेविएशन, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट वेरिएशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रिग्रेशन, टाइम एनालिसिस एंड वेरियस मेथड्स। बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। फाइन। सो ये हमने सारी चीजें इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी हुई हैं +2 में, बट स्टिल इसमें हम इतना डीप नहीं जाना। हमें बेसिकली 2 अप्रोचेस ही देखनी है कि पहले अप्रोच जो थी वो बहुत ज्यादा ओल्ड एंड वेल एस्टैब्लिश थी, उसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता था। बट अब जो अप्रोच है उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, तो उसमें बहुत सारी टूल्स आ चुके हैं एंड वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है। राइट। सो लेट्स सी द बेसिक डिफरेंस। इसमें आएगा तो इंटरेस्टिंग डिफरेंस ही आएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, FSA। ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है कि ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था इसका बहुत सिंपल था, ये इजीली बन जाती थी। इसमें 2 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। इट इज नॉट रिलायबल एज द मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। यानी कि इसमें बहुत सारी नॉट सो रिलायबल, यानी कि इसमें जो डिटेल्स हैं बहुत सारी मिसिंग थी, मिसेस मैनी डिटेल्स। क्योंकि ट्रेडिशनल है तो इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग भी हो सकती थी। इट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एज टू लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। ये कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती थी। अब जैसे हमारी मॉडर्न अप्रोच में हमें बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकली पता चलती हैं कि हम हमारे पास लिक्विडिटी क्या है, हम सॉल्वेंट है या नहीं, हमारी एफिशिएंसी क्या है, हम सभी चीजें पता कर सकते हैं। बट प्रीवियसली हम ऐसा नहीं कर सकते थे। इट हैज लिमिटेड यूज फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन। इससे फ्यूचर भी इतना ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं होता था। नीदर फॉरवर्ड लुकिंग नॉट फ्लेक्सिबल, ये भी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था, यानी कि स्टैटिक था। यानी कि इसमें प्रेजेंट ही देख सकते थे हम, फ्यूचर नहीं देख सकते थे। डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट डे एनालिसिस, इसमें कुछ प्रेजेंट डे एनालिसिस की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती थी। बट जबकि हम मॉडर्न अप्रोच को देखें, इसके मेथड जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, बट इसमें बहुत सारी अदर टेक्निक्स भी यूज्ड है, स्टैटिकल टूल्स भी इंक्लूड है, जिसमें हमने देखा ये है इन एडिशन टू 2 बेसिक। इसमें P&L और बैलेंस शीट तो है, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ऊपर भी देखी हैं। राइट। सो ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, यानी कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। ये जनरल और स्पेसिफिक दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। वाइड स्कोप ऑफ इसमें प्रिडिक्शन का है, फ्यूचर को हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। एंड ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इसमें, वो प्रॉब्लम्स अब हम सही कर सकते हैं इससे। फाइन। So this is the modern approach and the traditional approach. I hope it's clear to you. Fine. So the next topic is procedure of financial statement and analysis. अब ये हम next video में cover करेंगे because हमने बहुत सारी चीजें already cover कर ली हैं। तो this will be doing in second lecture.